हेलो स्टूडेंट, कैसा हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग एक महत्वपूर्ण विषय हिंदी भाषा, जो कि हमारे हर एक एग्जाम के लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो सीधी व्यापक हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, चाहे आप लोग का यूपीएससी हो, चाहे आप लोग को एसएससी क्यों ना हो, सभी में आप लोग का 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा हिंदी भाषा से। तो हम लोग क्या क्या क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है, सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मैं ऐसे आप लोग को पढ़ाऊंगा, आप लोग को उम्मीद विश्वास ना करना है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मेरा वीडियो आप लोग के पास पहले तक से पहुंच जाए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्या? वर्णमाला। ठीक है जी, क्या? वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक। हमारे लिए जानने की ये बात होती है कि वर्णमाला क्या होता है। ठीक, वर्णमाला कहां से आया, हमारे हिंदी भाषा कहां से आया, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक, अगर एक छोटा सा बच्चा भी पैदा होता है तो सबसे पहले उसके मन में, मतलब उसके मुंह से एक आवाज निकलती है, ठीक है, जिसे हम ध्वनि कहते हैं। उसी ध्वनि को यदि लिखना चाहे तो क्या है, वो वर्ण है। ठीक, और इसी ध्वनि वर्ण को अक्षर भी बोल सकते हैं, लिखना चाहे लिखित रूप में तो अक्षर हो जाएगा। अक्षर को हम लोग तीनों का समूह बना देंगे तो पद बन जाएगा, पद अर्थात शब्द बन जाएगा। शब्द बनेगा तो उस शब्दों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। लेकिन शब्द बनने से पहले उपवाक्य बनेगा, उपबंध बनेगा, ठीक है, फिर वाक्य बनेगा। उसी वाक्य के समूह को क्या कहेंगे हम लोग, भाषा कहेंगे। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा, मान के चलो, सबसे पहले बनेगा आप लोग का, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह से क्या चीज निकलती है जी, ध्वनि। ठीक है, क्या निकल जाएगा, ध्वनि। ध्वनि, ध्वनि को यदि हम लिखित रूप में तो क्या बन जाएगा, वो वर्ण। इसी वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसी वर्ण और अक्षर को यदि तीनों को मिला दें और छोटा छोटा अक्षर को मिला दें क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। पद को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्द उसी को ही कहेंगे ना जो एक अर्थ दे, नहीं ना और सल है, ना पर लिखा है, ना क्या कोई तो अर्थ नहीं दे रहा है। लेकिन मैंने वहां पर लिख दिया ना और सल, ना तो कुछ अर्थ देता है, ना हमारे शरीर की बॉडी, ना उसमें ब्लड बहती है। ठीक है, तो जिसमें अर्थ दे वही हमारा शब्द है। शब्द के बाद याद रखना उपबंध। उपबंध अर्थात ऐसा शब्द जो कि पूर्ण शब्द नहीं रहेगा। ठीक है, वाक्य से थोड़ा आधा रहेगा। जैसे कि बच्चा को बोलना चाहता है तो बोलेगा तो मामा पानी, लेकिन मामा पानी तो पूरा तो नहीं बोलना, तो कहीं ना कहीं उपबंध जो हमारा कहीं उप बना है, आधा बना है, इसीलिए वहां पर बन जाएगा उपबंध। उपबंध के बाद याद रखना है आप लोग को उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य करना चाहिए उपबंध से थोड़ा कुछ आगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उपवाक्य में, ऐसे मतलब उच्चारण, ऐसा उपवाक्य मतलब ऐसा उपबंध जिसमें वर्ण को, मतलब वर्ण को व्यवस्थित रूप से नहीं जमा पाएगा। जैसे कि बोलेगा मामा पानी, मामा खाना, ऐसा बोलेगा, पूर्ण उपवाक्य है ना भाई। मामा मुझे पानी दो, पापा मुझे खाना दे, ये नहीं बोल रहा है। क्लियर है ना? तो इसीलिए सबसे पहले उपवाक्य बनेगा। इसी उपवाक्य के बाद आप लोग का उपवाक्य का समूह बन जाएगा वाक्य। क्या बन जाएगा, वाक्य। वाक्य पूरा अर्थ देगा, जैसे कि मामा मुझे पानी दो, पापा मुझे स्कूल जाना है, ऐसा बोलेगा बच्चा तो पूरा वाक्य बन जा रहा है ना भैया, अगर करेगा। तो इसी वाक्यों का समूह क्या करना है आप लोग का, भाषा करना है। क्लियर है, भाषा करना है। ठीक, अब देखो तो भाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या दिख रही है, हम कौन सा उसमें यूनिट दिख रहा है, सबसे छोटी इकाई ध्वनि वर्ण दिख रहा है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं लिखूं, सबसे पहले देखो यहाँ पर हेडिंग डालना, आप सब लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला का हम परिभाषित भी करेंगे। तो सबसे पहले देखो वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग भाषा पहले समझते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। ठीक है, ध्वनि समझ ले। अब इसी ध्वनि, ध्वनि वर्ण का, वर्ण अर्थात वर्ण क्या है, देखो ध्वनि वर्ण का क्या होता है, वर्ण का कथित या उच्चारित रूप होता है। कथित या उच्चारित अर्थात बोल सकते हैं इसको,
उच्चारित रूप है। क्या फॉर्म है? ध्वनि वर्ण का, वर्ण का अर्थ अ, आ, ई, बड़ा ई, ब, स, द। इस दुनिया में जितना भी जगह वर्ण हम बोलते हैं सभी क्या है? वर्ण है। ठीक है, लेकिन इसे व्यवस्थित रूप से जमाए हैं क्या? नहीं जमाए। यदि व्यवस्थित रूप से जमा दे वर्ण तो क्या कहा जाएगा? वर्णमाला। लेकिन यहाँ पर देखो ध्वनि क्या है? ध्वनि वर्ण का कथित या उच्चारित रूप होता है। ठीक, अगर हम लोग बोलते हैं वर्ण क्या कहते हैं, ठीक है, तो वर्ण देखो इस वर्ण को हम लोग ध्वनि को, वर्ण ध्वनि का क्या रूप होता है? लिखित रूप होता है। इस ध्वनि को हम लोग वर्ण रूप लिख दिया ना, इसीलिए लिखित रूप होता है। यहाँ पर कह सकते हो वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। क्लियर है? ध्वनि का लिखित रूप होता है क्या जी? वर्ण। इतनी बात क्लियर है? अब यह हो गया ध्वनि वर्ण। वर्णमाला किसे कहेंगे? हमारा देखो अ, ब, स, ई अलग अलग सभी अलग अलग वर्ण हैं, सभी अलग अलग वर्ण हैं। इसी सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह के लिए जमा के लिखे, समुदाय के रूप में लिखे, क्या कहा जाएगा? आप सबका वर्णों का एक व्यवस्थित समूह आप सबका क्या कहा जाएगा? वर्णमाला का। क्लियर है? चलो देखो ये हो जाएगा आप लोग का। हम लोग वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला। तो वर्णमाला में आप लोग का देखो वर्ण में जो जमा नहीं, ये माला नाम से जमा। अब वर्ण को व्यवस्थित क्रम में जमाते हैं, व्यवस्थित क्रम में जमाते हैं। तो व्यवस्थित क्रम में जमाने ही तभी क्या है? माने वर्णमाला। मान लो अ, आ, ई, बड़ा ई, छोटा उ, बड़ा उ, ए, री, ओ, अ, पूरा उ कहा, पूरा स्र तक हम लोग पूरा 52 वर्ण एक साथ जमा के क्या कहलाएगा? वर्णमाला। ठीक है ना? देखो हमारा फूल एक साथ बहुत सारा फूल रहता है। यदि फूल को हम इधर उधर करके सिंपल ऐसे करके माला बना सकते हैं क्या? पहले तो उसके गुच्छा बनाकर अच्छा से माला को सजाएंगे ना भाई, व्यवस्थित क्रम में जमाएंगे तभी तो माला बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार वर्णों के व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूहों या क्रमों या समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। कुल वर्णमाला की संख्या हमारी हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितना होता है जी? 52। कुल वर्णों की संख्या हमारी हिंदी भाषा में 52 होता है। ठीक है, जो कि इसको हम लोग अपने देवनागरी लिपि द्वारा लिखा होता है। देवनागरी, ठीक है, देवनागरी लिपि अर्थात सबसे पहले देखो लिपि क्या है? लिपि यहाँ पर लिपि समझ के रखो। लिपि, ठीक है, लिपि क्या है? तो वर्णों एवं अक्षरों को एक चिन्हांकित के रूप में, अक्षर के रूप में लिखना क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। ठीक है, वर्णों को एक चिन्हांकित अक्षर के रूप में पहचान देना या लिखना क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। ठीक है, लिपि हर एक देश या हर एक क्षेत्र का अलग अलग लिपि होता है। जैसे कि हमारा हरियाणा पंजाब का लिपि क्या है? आप लोग का गुरुमुखी लिपि है। हमारे हिंदी भाषा में क्या कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। ठीक है, विदेशों का, अंग्रेजों का क्या है आपका? रोमन लिपि। ठीक, उसी प्रकार अलग अलग देशों का, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग लिपि होता है। क्लियर है? हमारा जो ये वर्णमाला कौन सी लिपि लिखा रहता है? देवनागरी लिपि में लिखा होता है। ठीक है, यही वर्णमाला, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और आप लोग वर्णमाला में कितना वर्ण होता है जी? कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं इस वर्ण को हम लोग निम्न विभिन्न भागों में विभाजित करके भी अध्ययन कर सकते हैं। अब ये वर्ण जो हमारा 52 वर्ण है, तो ये 52 वर्ण स्वर में बटा है, व्यंजन में बटा है, अयोगवा में बटा है। किसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, किसको उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं, किसको उष्म व्यंजन कहते हैं, ये सभी को जानना और समझना है। ठीक है, देखते हैं आगे। चलो ठीक, तो हम लोग देख लिए वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला कुल
हमारे हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52, 52 है ना। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में हमारा जो वर्णमाला का हेडिंग है, वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला में कुल हमारे हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या, कितनी होती है? 52 होती है। तो देखो, तो ये 52 वर्ण क्या है समझना है सबसे पहले। कुल ये 52 वर्ण है, ये 52 वर्ण हमारा क्या है देखो समझो, ठीक है। याद रखिए इसमें 11 स्वर होते हैं। कितना जी? 11 स्वर, 33 व्यंजन, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, उसके बाद 2 उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक। और 2 याद रखना आप लोग, अयोवा, ठीक। इस प्रकार गिनती करके देखो 11, 33, 44, 44, 48, 2 50, 2 52। इस प्रकार कुल टोटल आप लोग का 52 वर्णमाला होता है। इस प्रकार से बढ़ता होता है। तो हम लोग देखेंगे स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा वर्ण है, वर्ण जो अक्षर है, अब इसको हम लोग विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। विभिन्न भागों में बांट कर करते हैं। देखो चलो मान के चलो क्या मान वर्णमाला है। इस वर्णमाला को, वर्णों को, जैसे कि वर्ण है, अक्षर, ठीक है, इसको हम लोग 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोवा। क्लियर है? कितने भाग में बांट सकते हैं? 3 भाग। तो 3 भाग क्या क्या देखो, पहला याद रखना स्वर वर्ण, दूसरा याद रखना व्यंजन वर्ण, याद है ना, व्यंजन वर्ण, तीसरा याद रखना है अयोवा। क्लियर हुआ? ठीक है। क्या करना बांटे बताओ। तो पहला क्या? स्वर वर्ण, दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण, तीसरा क्या है? अयोवा। इस प्रकार हम लोग वर्ण अक्षर को 3 भाग में बांटे हैं, स्वर वर्ण। अब हमें सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन है, ये जानने वाली बात है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो ऐसा वर्ण जो हम लोग स्वतंत्र रूप से बोल सके, स्वर वर्ण कहलाता है, ठीक है। ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में हम लोग स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं, क्या कहलाता है? स्वतंत्र कहते हैं, मतलब स्वर व्यंजन, मतलब स्वर वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब ये है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। क्लियर है? सीधे बात पूछते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, क्या है? स्वर वर्ण। जैसे कि स्वतंत्र रूप से हम स्वर को बोल सकते हैं, स्वतंत्र रूप से किसको बोल सकते हैं? आ, छोटे ई, बड़े ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ, री, ए, ओ, क्लियर है? सभी को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। उसके बाद व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण क्या है? तो व्यंजन वर्ण समझना ऐसे वर्ण जो कि हम स्वर वर्ण के सहायता से बोलते हैं, क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वर वर्ण के सहायता या सहारा से बोला जाता है, क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे कि क, ख, ग। देखो ऐसे वर्ण जो किसके सहायता से थी? स्वर वर्णों के सहायता से बोला जाता है। स्वर वर्णों के सहायता से बोला जाता है। स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है, क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। व्यंजन वर्ण कहलाता है। क्लियर है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे कि मान के चलो हमारे पास व्यंजन है, देखो व्यंजन मान के क है, ख है, घा समझ लो, जो भी व्यंजन वर्ण लिख लो आप, ठीक है, म लिख लो, ये सभी क्या है? अपना व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण देखो बिना हम स्वर के सहायता से नहीं बोल सकते। देखो तो आप जैसे कि मान के चलो क प्लस अ, क, समझ रहे हो ना? क बिना अ के सहायता से बोल पाएंगे क्या?
देखो अंत निकल गया ना भाई। क ख देखो ख प्लस अ, इसमें भी आ रहा है अस्वर वर्ण। गा देखो घा घ प्लस आ रहा है ना भाई आ, तो सभी स्वर वर्ण लग रहे हैं। तो स्वर वर्ण लग रहे हैं तो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाने वाला वो वर्ण क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। म को देखो म प्लस अ म, इस प्रकार आपका क्या है? सभी व्यंजन वर्ण है। जितने भी व्यंजन है आप लोग का क ख ग घ म झ झ सभी आप लोग का व्यंजन वर्ण है। आ गए अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? ऐसा स्वर वर्ण, ऐसा मतलब वर्ण जो कि न तो पूर्ण स्वर है और न कि पूर्ण व्यंजन है। ऐसा वर्ण जो कि न तो पूर्ण स्वर वर्ण होता है न कि पूर्ण व्यंजन वर्ण होता है, क्या कहलाता है आप लोग का? अयोगवाह वर्ण कहलाता है। इसकी संख्या 2 होती है, अंग की मात्रा, अह की मात्रा। चलो देखो ऐसे वर्ण जो कि न तो पूर्ण स्वर वर्ण होते हैं और न ही क्या होता है ये? न ही पूर्ण व्यंजन वर्ण होते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या कितना है? 2। इसकी संख्या 2 होती है, एक अंग की मात्रा और दूसरा अह की मात्रा। 2 होता है। अंग की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं जी? अनुस्वार वर्ण कहते हैं। और अह को क्या कहते हैं? विसर्ग वर्ण। याद रखना एग्जाम में पूछता है विसर्ग वर्ण, ठीक है। अब किसी में अगर अंग की मात्रा लग जाए मतलब समझ जाना कि वो कौन सा वर्ण है जी? अनुस्वार वर्ण है, ठीक है। अयोगवाह से रखा हुआ, ठीक है। यही जगह पर विसर्ग अह लगा रखना, समझ जाना कौन सा वर्ण है? विसर्ग वर्ण। क्लियर है इतना? ठीक। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयोगवाह, ठीक है। जिसमें का आप लोग को याद रखना है, अब हमारा टॉपिक रहेगा स्वर वर्ण को बांटने के लिए कितना हमारे वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, कितने कितने क्या दीर्घायु स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा संयुक्त स्वर है, सबको समझना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे फिर व्यंजन वर्ण को, फिर अयोगवाह को होगा, ठीक है। इसमें समझना है सबसे पहले स्वर वर्ण कि पूरा हमारे स्वर वर्ण में कितने कितने मतलब हमारे वर्णमाला में कितने कितने क्या क्या स्वर है, कितने किसको संयुक्त स्वर कहते हैं, किसको दीर्घ स्वर कहते हैं, किसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, ये समझते हैं, ठीक है। देखते हैं तो अब हम लोग का क्या हेडिंग रहेगा? स्वर वर्ण। क्या रहेगा जी? स्वर वर्ण। देखते हैं स्वर वर्ण को। स्वर वर्ण, अब स्वर वर्ण की तो परिभाषा को देखें तो सीधी बात है, इसका परिभाषा देखेंगे तो ठीक है। परिभाषा में क्या हो जाएगा आप लोग बताओ, आप लोग बताओ। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं क्या कहलाता है? स्वर वर्ण कहलाता है, ठीक है। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है या बोल सकते हैं, ठीक है, बोला जाता है, क्या है? स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण क्लियर है? स्वर वर्ण है, ठीक। तो कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल स्वर वर्णों की संख्या परंपरागत प्राचीन काल से संख्या परंपरागत रूप से 13 माना जाता है, ठीक है जी। 13 होता है, 13 होता है। अब 13 होता है, ठीक है। तो 13 क्या क्या होता है बताता हूं। उसके बाद मुख्य या उच्चारण के रूप में कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं, क्लियर है। कभी कभी अर्थ का तात्पर्य पूछ लेता है, अर्थ के आधार से 10 स्वर वर्ण होते हैं, क्लियर है। आप लोग की एग्जाम में सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम लोग कहेंगे तो पूछ दिया कुल स्वर वर्णों की संख्या तो 13, ठीक है। स्टेट पीएससी या स्टेट वाले एग्जाम लोग व्यापम हो तो किसी प्रकार के हो तो उसमें आप लोग क्या लगाओगे? 11, ठीक है।
स्टेट वाली एग्जाम दोगे तो 11 है ना, कुल स्वर वर्णों की संख्या 11। चलो अब देखें यहाँ पर मान के चलो, देखो 13 क्या क्या है, टोटल 13। ठीक है, 13 क्या क्या है, देखो 13 लिखना सबसे पहले आ ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ए री, ठीक है, ओ अ आ, ठीक है। अब हम लोग उच्चारित रूप में अयोग और डिवाइड करते हैं, अयोग हो गया, ठीक है, तो इसमें 2 हट जाएगा तो कुल मुख्य स्वरों की संख्या कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगी 11। ठीक, अब देखो 11 क्या क्या है आप लोग का, 11 समझो तो 11 में आप लोग को देखना है आ ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ए ओ री, और क्या है जी कुछ और बचा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है 11। इस प्रकार टोटल कितना हो गया, 11 हो गया। अब आप आ जाओ 10 अर्थ के आधार पर, इसमें री को हटा देना, आ छोटा ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ए ओ आ, ठीक। इस प्रकार टोटल कितना हो गया 10 अर्थ के आधार पर। तो इस प्रकार आप लोगों का स्वर वर्णों की संख्या 13 11 10, कुल अगर परंपरागत रूप से कुल स्वर वर्णों की संख्या 13, मुख्य उच्चारित रूप से मात्रा के आधार पर भी बोलेंगे तो 11, ठीक है। मात्रा के आधार पर भी बोल दिया ना, मात्रा के आधार पर कितना हो जाएगा 11। पूछा जाता है आगत स्वर किसे कहते हैं, आगत स्वर में याद रखना अ, ठीक है, अ डाउन बोलते हैं ना, डाउन कब बोलते हैं, डाउन बोलते हैं हम लोग, है ना, डाउन बोलते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर कहते हैं, है ना, इसका मान होता है ना डॉक्टर ओ बोलते हैं, ठीक है, डॉन, ये इसको आगत स्वर भी कहते हैं, आगत स्वर याद रखना, ठीक। इस प्रकार आप लोग का स्वर वर्ण हो गया। अब देखते हैं कि स्वर वर्ण को हम लोग कितने वर्गों में विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। इसको मुख्य रूप से स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति उच्चारण या मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आप लोग का प्लुत स्वर, ठीक है। देखते हैं हम लोग अब इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग विभिन्न भागों में क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत करके